देता था। ठीक है भाई, पहली वैल्यू में ये आपसे पूछता था एलिमेंट का नेम, मैं इसको बोल देता भाई एलिमेंट का जो नेम है वो h1 है। अगर दूसरी में कोई इसका एट्रीब्यूट वगैरह जो भी चीज होती है वो इसमें देते हैं, या अगर कुछ एट्रीब्यूट वगैरह नहीं देना तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नल। और तीसरी में हम देते हैं कि h1 के बीच में, मतलब इसकी जो वैल्यू होगी, इसका जो कंटेंट होगा वो क्या होगा। तो तीसरी में मैं बोल देता हूँ हेलो वर्ल्ड। आ गया नजर? ठीक है, आगे हेडिंग। तो इस तरह पहले रेक चलती थी। ये मैं आज से 8-9 साल पहले की बात बता रहा हूँ, आज की बात नहीं है। अच्छा, इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो चीज पढ़ रहे हैं बता दो पीछे क्या था, पहले क्या था, अब क्या हो गया। ठीक है, तो पहले ये था। और ये जो लाइन लिखी है ना मैंने, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट, ये किस तरह चलती थी। आपने अपने कंप्यूटर पे एक फाइल बनाई, हमारा कंप्यूटर कहाँ से खोले, इसमें कहाँ चला गया सब, विंडोज ई। यार ये तो मुझे पता ही नहीं थी शॉर्टकट भी। तो मुझे लग रहा है कि पीसी चेंज हुआ, इसमें हमारा वाला कोड भी नजर नहीं आ रहा। चलो नहीं, यहाँ पे भी बैठे थे, इसमें भी था हमारा फोल्डर। अच्छा, सिंपल अगर जावास्क्रिप्ट की हम एप्लीकेशन बनाते हैं, एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट की, तो हम किस तरह बनाते हैं भाई। index.html की फाइल बनाई और इसके साथ साथ हमने बना दी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल। यही तरीका है। अच्छा, रिएक्ट लिखने का भी पहले यही तरीका था। होता ये था कि सीडीएन मिलता है आपको, सीडीएन पता है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। वो आपने इस एचटीएमएल की फाइल में लगाया, फिर आपने क्या कहा, यहाँ पे एक डिव बनाया और रिएक्ट के। अच्छा, जब आप सीडीएन लगाएंगे तो आपको ग्लोबली रिएक्ट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, कहीं पर भी आप चाहेंगे रिएक्ट मिल जाएगा। जैसे कि फायरबेस का लगाते हैं, फायरबेस का सीडीएन लगाया, पूरी जावास्क्रिप्ट की फाइल में फायरबेस जहां भी लिखेंगे फायरबेस की हमें सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इस तरह रिएक्ट की भी चीजें मिल जाया करती थी। तो हम इस तरह करते करते रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करते करते काफी सारे एलिमेंट बनाते और उनको फिर हम ये जो डिव है इसके अंदर भेजते हैं, तब जाके रिएक्ट चलती। तो पहले रिएक्ट चलाने का ये तरीका था। क्लियर है भाई सबको? कोई अगर पूछे ना पहले रिएक्ट कैसे चलती थी, बोलो पहले जावास्क्रिप्ट में रिएक्ट लिखते थे और एलिमेंट जो उसके रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करके एलिमेंट बनते थे। अच्छा, एक मेथड होता है कि एलिमेंट तो हमने बना लिए, अब एलिमेंट को डॉम पे कैसे भेजेंगे, तो वो ये वाला एक मेथड होता है रिएक्ट डॉम। रिएक्ट डॉम का मेथड है, इससे हमें एक और मेथड मिलता है रेंडर। रिएक्ट डॉम डॉट रेंडर, ये आपसे 2 आर्गुमेंट लेता है। पहले आर्गुमेंट में ये पूछता है कि कौन सा एलिमेंट रेंडर कराना है। अच्छा, ये जो एलिमेंट है ये एक एलिमेंट भी हो सकता है और ये ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, मतलब 2, 4, 5 जितने भी एलिमेंट। तो पहले में ये पूछता है कि एलिमेंट कौन सा हो, दूसरे में पूछता है कि एलिमेंट कहाँ पे हो, कहाँ पे रेंडर कराना है, मतलब एलिमेंट बना दिया उसको भेजना कहाँ पे। तो यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी हेलो एग्जांपल। तो हेलो एग्जांपल के नाम से कोई डिव वगैरह होगा एचटीएमएल में, वहां जाके ये ऐड हो जाएगा। तो ये तरीका था पहले रिएक्ट चलाने का। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि रिएक्ट सीएलआई आई। क्या आई? रिएक्ट सीएलआई, रिएक्ट कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, इसमें क्या साई हो गई। अच्छा, इसका जो नेम है वो है क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है भाई, इसकी हम वेबसाइट पे भी आ जाते हैं। हाँ, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये रिएक्ट सीएलआई आई। अच्छा, इससे क्या फायदा हुआ कि यार इसमें हम एक एप्लीकेशन अपनी बनाते हैं, मतलब अब हम जो काम करना स्टार्ट है ना वो ऐसे नहीं करते कि हमने इंडेक्स की फाइल बनाई और एक app.js बनाई। अब हम ऐसे नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, ये जो कमांड लाइन इंटरफेस है इसको अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करेंगे। ये हमारे जैसे फायरबेस टूल्स इंस्टॉल करते हैं, याद है, npm-i-g फायरबेस टूल्स। तो वो हम इंस्टॉल कर देते हैं तो पूरे कंप्यूटर में फायरबेस जो है अवेलेबल हो जाता है। तो कहीं पर भी हम फायरबेस यूज करना चाहे आराम से कर सकते हैं। इसी तरीके से ये इंस्टॉल करते हैं हम। क्रिएट रिएक्ट ऐप हमने इंस्टॉल किया और क्रिएट रिएक्ट ऐप को यूज करते हुए रिएक्ट की पूरी एप्लीकेशन हम बना लेते हैं। एप्लीकेशन मतलब कि जो फाइल्स वगैरह जो भी चीजें होती हैं, हम एक कमांड चलाते हैं, वो पूरा प्रोजेक्ट जो है वो बना के दे देता है।
अब उस प्रोजेक्ट में काफी चीजें भी होती हैं, वो हम देखेंगे भाई क्या क्या होती हैं। अच्छा ये हो गया। फिर इसमें कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट आ गया। क्या ये क्रिएट एलिमेंट बार बार बनाने के बजाय रिएक्ट ने एक कंपोनेंट का कॉन्सेप्ट दे दिया कि यार आप क्लास को यूज करते हुए कंपोनेंट बनाओ, और इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे ना जेएसएक्स में, पीछे रिएक्ट इसको खुद कन्वर्ट करेगी इस वाले कोड में। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं दोनों कोड सेम लिखना चाहूं, यहाँ पे मैंने लिखा h1 हेलो वर्ल्ड, तो ऊपर वाला जो कोड है वो हम लिखते हैं और नीचे वाला जो कोड है ये रिएक्ट कन्वर्ट कर देती है। तो ऊपर वाले का फायदा ये होगा कि बस मल्टीपल एलिमेंट एक साथ लिख सकते हैं, और रिएक्ट जो है सबको कन्वर्ट करेगी इस वाले कोड में और ब्राउजर को रन करके दे देगी। समझ में आ रही है बात? हम कौन से कोड लिखेंगे? ऊपर वाला। रिएक्ट क्या करेगा? कंपाइल कर देगा नीचे वाले कोड में और इसको ब्राउजर पे रन कर देगा। अच्छा ये हमें करने की जरूरत नहीं होगी, सारा काम रिएक्ट करेगा। तो इससे बहुत ज्यादा आसानी हो गई। तो इससे आसानी क्या हो गई? अब आप बताएं मुझे कि अच्छा इसमें वही वाली बात है, क्या आपने एक जावास्क्रिप्ट में document.create एलिमेंट पढ़ा था, याद है? और दूसरा बैकटिक में आप दे रहे थे, तो दोनों में से कौन सा आसान है? तो यहाँ पे वही वाली बात है। अगर आपको क्रिएट एलिमेंट करके एप्लीकेशन बनानी है तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। तो रिएक्ट ने क्या किया? कंपोनेंट दे दिया। रिटर्न के अंदर आप पूरी की पूरी HTML एक साथ लिखते हैं। तो ऊपर वाला अच्छा हुआ ना? ऐसा ही भाई। तो जब ही आया, अच्छा ये रिएक्ट ने क्लास में क्यों बनाया? क्योंकि रिएक्ट जो है मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा था वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कर रहा था, ठीक है भाई। तो क्लास में इस वजह से हमने बनाया। अब रिएक्ट यहाँ पे जो एक्सटेंड्स लिखा हुआ है, एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, इससे क्या होता है पता है? इनहेरिटेंस ना। अब रिएक्ट डॉट कंपोनेंट की भी एक क्लास है जो रिएक्ट के पास बनी हुई है। उस क्लास में काफी सारी चीजें ऐसे होंगी, ऐसे मेथड्स होंगे जो हम चाह रहे हैं कि यार इस क्लास के अंदर हम इनहेरिट करें। तो इसकी वजह से हमने लिखा एक्सटेंड्स रिएक्ट डॉट क्रिएट कंपोनेंट, ठीक है भाई, जिसकी वजह से ये मुझे रेंडर हो गया। अच्छा इसका रेंडर का एक मेथड है जिसमें हम अपनी HTML लिखते हैं। अच्छा इसमें जो हम HTML लिखते हैं इसको हम HTML नहीं बल्कि इसको हम बोलते हैं JSX। क्या बोलते हैं? JSX। अच्छा JSX क्या है? ये कुछ नई चीज नहीं है, बस इसमें हम क्या HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों चीजों को मिला के लिखते हैं। अच्छा ये सिर्फ लिखने के लिए है, बाद में जब हम ब्राउजर पे इसको रन करते हैं तो ये सारा जो JSX का कोड है ये कंपाइल होता है नॉर्मल HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट के कोड में, और फिर वो हमें ब्राउजर में नजर आता है, ठीक है। JSX का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ डेवलपमेंट के लिए, हमने डेवलपमेंट करी, JSX का मतलब सारी चीजें लिखी और वो ब्राउजर पे जाके रन हुआ तो वहां पे HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट की स्टैटिक फाइल्स बन गई। क्लियर है? अच्छा ये जो चीजें कर रहा होता है कि यार इतनी सारी फाइल्स हम बनाते हैं, जितनी भी रिएक्ट जितनी भी हम लिखते हैं ना वो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स में लिखते हैं। इसमें HTML वगैरह की कोई फाइल नहीं बनेगी, CSS की बनती है स्टाइलिंग के लिए, लेकिन HTML की सिर्फ एक ही फाइल होती है रिएक्ट में, और बाकी जितने भी हम काम करते हैं वो सारा JS की फाइल में करते हैं, ठीक है भाई। अब JS की फाइल्स हमने काफी सारी बनाई हुई है, 10, 12, 15, और CSS की भी हमने बहुत सारी बनाई हुई है। तो जब हम रिएक्ट को चलाते हैं या कहीं पर डिप्लॉय करते हैं बाद में, तो होता ये क्या, रिएक्ट जब हम CLI इंस्टॉल करेंगे इसके साथ हमें एक चीज मिलती है, एक मॉड्यूल मिलता है जिसका नाम है वेबपैक। किसी को पता है इसके बारे में? वेबपैक क्या करता है? अच्छा अभी जितनी भी चीजें चल रही है सारी थ्योरी है ये, ठीक है। वेबपैक पता है किसी को क्या करता है? ओपन करते हैं। हाँ भाई अब थोड़ा समझ में आएगा देख के। हाँ भाई आ रहा है कुछ? ये क्या बोल रहा है? बंडल योर स्क्रिप्ट्स। इसका देखिए मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इसने एग्जांपल दी हुई .js की फाइल है, .hps है, .cgs, सास है, js है, सास है, png है, jpg है। तो ये सारी फाइल जितनी भी है .js है, ts है, png है, html है, जितनी भी फाइल्स है वो सारी आपसे ले रहा है और उनका एक बंडल बना के दे रहा है। बंडल मतलब कि 3 फाइलें, तीनों को मर्ज करके एक फाइल बना के दे रहा है, ठीक है, और स्टैटिक फाइल बना के दे रहा है। अब यहाँ पे देखिए सास भी बनी हुई है और जेएस भी बनी हुई है। इसमें क्या कर रहा है, सास जो है ना वो सीएसएस ही होती है। टाइम मिला तो देखेंगे किसी दिन ये। तो इसको क्या कर रहा है, नॉर्मल सीएसएस की फाइल बना रहा है। जितनी भी जेएस की फाइल है सबको मर्ज करके .js एक बना रहा है। जितनी भी मतलब इमेजेस तो डायरेक्ट आ जाती है क्योंकि इमेजेस तो मर्ज हो नहीं सकती, ठीक है। तो ये काम होता है वेबपैक का। तो रिएक्ट के पीछे भी यही चल रहा होता है कि रिएक्ट में इतनी सारी फाइल्स लिख के हम पूरी एप्लीकेशन बनाते हैं
वेब पे क्या करता है, उसका बंडल बनाता है और ब्राउजर पे चला देता है। क्लियर है? एक ये चीज होती है। अच्छा, एक चीज और होती है इसमें, बाबिल नहीं बेबिल, ये बाबिल बोल रहे हैं, ठीक है भाई। अच्छा, ये पता है किसी को क्या है? ये भी नहीं पता? कंपाइलर है, नाम पढ़ लिया क्या? ट्रांस कंपाइलर। अच्छा, कंपाइलर क्या होता है पता है? कंपाइलर का काम क्या होता है? अच्छा, इसमें मैं आसान तरीका ये बताऊं आपको, पर इसका काम ऐसा समझ लीजिए ट्रांसलेट करना, ठीक है भाई। अब उसका सुना हुआ है इंटरप्रेटर और वो कंपाइलर, वो भी है, लेकिन उसकी उसी की तरह ही है। अब देखिए, इसकी मैं लिंक खोलूंगा ना, अब आपको समझ में आएगा। Babel is a JavaScript compiler use next generation JavaScript today। क्या मतलब हुआ कि नेक्स्ट जनरेशन न्यू JavaScript जो है ना वो यूज करें आप आराम से इसको यूज करके। अब इसमें होगा ये कि देखिए, नई JavaScript में इतनी चीजें आ गई हैं कि आप भी देखेंगे ना सामने, आप बोलेंगे यार JavaScript है ही नहीं, लेकिन JavaScript है। इतने फीचर्स आ गए कि हमारा जो 10 लाइन का कोड होता है 1 लाइन में हो जाता है, घंटों का काम सेकंडों में होता है। इतने फीचर आ गए। अब फीचर तो आ गए, अब जावास्क्रिप्ट हम रन करते हैं। अब हम ये तो नहीं बताते कि यार ये जावास्क्रिप्ट आपने क्रोम के लिए बनाई है, या ये जावास्क्रिप्ट आपने फायरफॉक्स के लिए बनाई है, या इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए बनाई है, ये तो नहीं बताते। तो होता ये कि हर ब्राउजर हर जावास्क्रिप्ट सपोर्ट नहीं करता। जावास्क्रिप्ट का जो कोड होता है ना वो हर ब्राउजर के हिसाब से होता है। क्या क्रोम पे ये वाली जावास्क्रिप्ट सपोर्ट करेगा, मोजिला पे जावास्क्रिप्ट का ये वाला वर्जन ये ब्राउजर सपोर्ट करेगा। तो ये वाली बातें होती हैं। तो बेबिल का काम क्या है कि हम किसी भी तरह की जावास्क्रिप्ट लिखें, नेक्स्ट जनरेशन अपडेटेड जावास्क्रिप्ट लिखें, तो बेबिल क्या करता है, जो ब्राउजर की सपोर्ट वाली जावास्क्रिप्ट होती है ना, हमारी जावास्क्रिप्ट को लेके उसमें कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है? उस जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट करता है जो ब्राउजर सपोर्ट कर सके। क्लियर है भाई ये चीज? तो ये बेबिल का काम है। अच्छा, यहाँ पे हम चेक भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट का कोई एडवांस कोड अगर लिखें, जैसे कि इसमें मैं क्या लिखूं, मैं इसमें एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। ठीक है भाई, console.log ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मसला तो नहीं कोई। ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है डिटेल का, और उसके अंदर नेम की प्रॉपर्टी होगा, और इसने कंपाइल करा तो कोई डिफरेंस नहीं आया। ऐसा ही यहाँ भी सेम है, वहाँ भी सेम है, कोई फर्क नहीं, बस जो फॉर्मेटिंग है उसका फर्क आ गया है। अब जावास्क्रिप्ट में मुझे ये देखना है कि यार ऑब्जेक्ट के अंदर डिटेल की प्रॉपर्टी हो, डिटेल का ऑब्जेक्ट हो तो ही नेम की प्रॉपर्टी प्रिंट हो, वरना ना हो। तो ये काम कैसे होगा जावास्क्रिप्ट में? टर्नरी ऑपरेटर, इफ की कंडीशन लग जाएगी, टर्नरी ऑपरेटर लग जाएंगे। टर्नरी ऑपरेटर को पता है? तो इस तरह हम कंडीशन लगा के चेक कराते हैं। अब एडवांस जावास्क्रिप्ट का एक फीचर है जिसमें हम क्या करते हैं, ओबीजे, इसके आगे हमने लगाया क्वेश्चन मार्क, डॉट डिटेल, दोबारा से हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, डॉट नेम। तो इससे ना हमारी जो एप्लीकेशन है वो क्रैश नहीं होती। ये खुद देख लेता है, अनडिफाइंड और प्रिंट नहीं करता, डिफाइन होता है प्रिंट कर देता है। तो ये एडवांस जावास्क्रिप्ट का फीचर है। अब इस साइड पे देखें, ये इसने क्या करा, नॉर्मल जो टर्नरी ऑपरेटर है उसमें कन्वर्ट कर दिया पूरे कोड को, ठीक है, मतलब ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर दिया जो ब्राउजर को समझ में आ रही है। और हमारी वाली जो जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट था, देखिए कितना आसान है। नॉर्मल में हम करते इतना सारा हमें कोड लिखना पड़ता, हमने अपने वाले में करा, कम हो गया बस, और एक टेम्परेरी होस्टिंग भी कर दी, ठीक है भाई। तो इसने क्या करा, हमारा एडवांस कोड लेके जो ब्राउजर सपोर्टेड कोड है उसमें कन्वर्ट कर दिया। क्लियर है दोनों चीजें, वेबपेक और बेबिल। ये ऊपर जो ये बार टेम्परेरी जो स्ट्रिंग बनाया हुआ है, ये कुछ ना कुछ है चक्कर ब्राउजर सपोर्ट का। कोई भी कोड हो उसको स्टेबल कर देता है उस ब्राउजर के लिए, मैं इतना समझ लें। कोई भी जावास्क्रिप्ट का कोड हो उसको स्टेबल कर देगा जिस ब्राउजर पे हम चलाएंगे उसके लिए। ये नॉर्मल जवाब है, सिंपल। वेबपेक का पता चल गया होगा,
अच्छा, इसके बाद हम दोबारा इस पे यहाँ पे आ जाते हैं कंपोनेंट पे। तो हुआ ये कि यार 2015 में मेरे ख्याल से ये आया, सेल आई, कंपोनेंट्स वगैरह बनना शुरू हुए, सारी चीजें आई और काफी इस पे काम भी हुआ। फिर इस कंपोनेंट में काफी सारे मेथड्स भी आए, लाइफ साइकिल आए। ठीक है, अब लाइफ साइकिल क्या होते हैं, अब मुझे बताएं जावास्क्रिप्ट पे हमने एक एप्लीकेशन बनाई है, मुझे इनिशियल कॉल करनी है, मतलब जैसे भी पेज लोड हो, डेटाबेस में रिक्वेस्ट जाए और डेटा आ जाए, कैसे करते हैं हम? विंडो डॉट ऑनलोड पे करते हैं या डायरेक्ट कर देते हैं, ऐसा ही है। तो इस तरह से क्या फायदा होता है कि यार जैसे ही ब्राउजर लोड होता है रिक्वेस्ट जाती है और डेटा उठ के आ जाता है। अच्छा, ये काम अब कंपोनेंट में कैसे होगा? अच्छा, इसमें क्योंकि डेटा बाइंडिंग भी है तो कौन सा डेटा चेंज हो रहा है, कौन सा अपडेट हो रहा है, सारा हमें पता चल सकता है कि पहले डेटा क्या था, अब डेटा क्या हो गया, इनपुट में किसी ने कोई चेंज करा है, तो ये सारी चीजें हमें पता चलती हैं। और इन चीजों के पता चलने से हमें बहुत फायदा होता है, पता चल जाता है कि यूजर की एक्टिविटी क्या है वेबसाइट में, यूजर क्या चेंज कर रहा है। तो इन सब चीजों को पता करने के लिए रिएक्ट के अंदर होते हैं लाइफ साइकिल इवेंट्स। क्या होते हैं? लाइफ साइकिल इवेंट्स। अच्छा, ये जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये क्लास कंपोनेंट वाले और ऑल्ड हो चुके हैं, अब यूज नहीं होते। यूज पहले होते थे, अब कोई भी अगर कंपनी में आपको हायर करती है, कोई क्लाइंट भी प्रोजेक्ट देता है, वो आपको बोलेगा कि भाई क्लास कंपोनेंट यूज नहीं करना, फंक्शन कंपोनेंट करना और हुक्स यूज करना। लाइफ साइकिल की जगह अब हुक्स आ गए, वो भी देखेंगे, लेकिन अभी मैं जितनी भी चीजें आपको बता रहा हूँ ये ओल्ड वाली बता रहा हूँ, ताकि ये भी पता हो ना कि भाई पहले क्या था अब क्या है। तो हम सर्च कर लेते हैं रिएक्ट लाइफ साइकिल इवेंट्स। ठीक है भाई, एक इमेज होगी, उसी से हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ये इमेज क्लियर नजर आ रही? अच्छा, अब ये जो लाइफ साइकिल इवेंट्स होते हैं इसमें तीन चीजें होती हैं, जैसे इंसान की लाइफ में भी तीन चीजें होती हैं, ऐसे ही ना, पैदा होता है, बढ़ता है और फिर आखिर में मर जाता है। तो इस तरह रिएक्ट के कंपोनेंट में भी तीन चीजें होती है। माउंटिंग का मतलब है भाई स्टार्ट हुआ, पैदा हुआ। अपडेटिंग का मतलब ये है कि भाई अपडेट हुआ। अनमाउंटिंग का मतलब है खलास। सही भाई, तो ये रिएक्ट में भी यही चीज है। अब होता ये है कि माउंटिंग मतलब कंपोनेंट स्टार्ट हुआ, तो कोई भी इनिशियल आप कॉल कराएंगे तो कहां पे कराएंगे? माउंटिंग में। अच्छा, माउंटिंग के बाद सबसे पहला मेथड जो है वो रन जो होता है वो है कंस्ट्रक्टर। या जैसे ही कंपोनेंट आया कंस्ट्रक्टर रन हो गया, क्योंकि जो भी क्लास में भी आपने देखा होगा इनिशियल काम जो करते हैं वो सारा कंस्ट्रक्टर में करते हैं। ऑब्जेक्ट बनाना है या कोई भी प्रॉपर्टी बनानी है, सारा कंस्ट्रक्टर में होता है, क्योंकि कंस्ट्रक्टर सबसे पहले रन होता है। अच्छा, उसके बाद एक और लाइफ साइकिल मेथड रन होता है जिसका नाम है गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। ठीक है, ये माउंटिंग पे रन हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अभी सिर्फ माउंटिंग देखिएगा, यहाँ पे नहीं आइएगा। इसके बाद जो मेथड रन होता है वो है रेंडर। रेंडर क्या करता है, जितनी भी हमारे HTML JSX है उसको रिएक्ट उसमें हम लिखते हैं रेंडर के मेथड में। रेंडर के बाद जो मेथड रन होता है वो है कंपोनेंट डिड नॉट। अच्छा, ये मेथड्स के नाम है, ठीक है, याद करना भी जरूरी नहीं, बस समझना जरूरी है कि यार ये चल किस तरह से रहा है, हो किस तरह से रहा है काम ये। अच्छा, इसके बाद अपडेटिंग पे आ जाते हैं। अच्छा, इसमें माउंटिंग के अंदर जो भी इनिशियल कॉल होती है, डेटाबेस से डेटा मंगवाना हो, फेच से कोई डेटा मंगवाना हो, तो मुझे बताएं कंस्ट्रक्टर, गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप, रेंडर, कंपोनेंट डिड माउंट, इन चारों में से किस में मंगवाएंगे? इनिशियल कॉल किस में करवाना चाहिए? गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप। गेट ड्राइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप में इस वजह से नहीं कराते क्योंकि वो अपडेट के वक्त भी चलता है, कि जब जब डेटा अपडेट होगा वो दोबारा चलता रहेगा, इनफाइनाइट लूप लग जाएगा। तो इसमें जो हम डेटा मतलब इनिशियल कॉल करवाते हैं वो कराते हैं कंपोनेंट डिड माउंट में। मतलब सारी चीजें चल गई, यूआई रेंडर हो गई, उसके बाद जब हमने देखा सारी चीजें प्रॉपर चली हैं तो हमने कंपोनेंट डिड माउंट में रिक्वेस्ट कर दी डेटा मंगवाने की। अच्छा, इसमें फायदा क्या होगा? अच्छा देखिए, अभी आप क्या करते हैं जावास्क्रिप्ट में आप ऐसे ही विंडो डॉट डाउनलोड पे आपने एपीआई कॉल कर दी, फेच कॉल कर दिया डेटा मंगवाने के लिए। अब हुआ ये कि आपके पास डेटा तो आ गया, लेकिन डेटा आने के बाद आपकी जो यूआई थी वो खराब हो गई, यूआई पे कुछ नजर ही नहीं आ रहा, शो ही नहीं हुआ, तो डेटा जो मंगवाया उसका फायदा क्या हुआ? तो ऐसे बिगाड़ गया, वो बिला हो जा, वेबसाइट में लोड भी आया, यूजर ने इतना इंतजार भी करा और आपकी तो वेबसाइट ही नहीं चल रही।
नुकसान हुआ नहीं? यार आपने बिना वजह डेटा मंगवा लिया, वेबसाइट लोड नहीं हुई लेकिन पीछे डेटा आ गया। तो इसी वजह से रिएक्ट की लाइफ साइकिल इवेंट इसमें होगा ये कि कंस्ट्रक्टर चल गया, गेट टाइप चल गया, रेंडर चल गया, रिएक्ट अपडेट डॉम, मतलब रिएक्ट ने डॉम को अपडेट कर दिया, मतलब यूआई वगैरह जो है वो सारी चल गई। उसके बाद कंपोनेंट डिट माउंट चलेगा। कंपोनेंट डिट माउंट जब चलेगा जब उसको पता चल जाएगा कि भाई जितनी भी यूआई वगैरह है, जितनी भी चीजें हैं वो सारी प्रॉपर चल रही हैं, उसके बाद कंपोनेंट डिट माउंट चलेगा। और कंपोनेंट डिट माउंट में हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे डेटा मंगवाने की। बात समझ में आ रही? ताकि डेटा जो है ना वो बिला वजह ना है, यूजर का टाइम जाया ना हो, वेबसाइट की परफॉर्मेंस खराब ना हो। अच्छा, उसके बाद आ जाता है अपडेट। अपडेट में क्या होता है, इसमें कुछ चीजें होती हैं रिएक्ट के अंदर स्टेट प्रॉप्स करके, मतलब जो डेटा मैनेज करती है। ऐसे समझ लें एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी अपडेट होती है। मैं ऑब्जेक्ट के अंदर मेरी प्रॉपर्टी है जिसका नेम है, नेम समझ लें, नेम की एक प्रॉपर्टी है, उसमें गॉस लिखा हुआ है। मैंने ऑब्जेक्ट को टारगेट करा, गॉस हटा के अहमद कर दिया, तो इसका मतलब वो प्रॉपर्टी अपडेट हुई। तो जब वो प्रॉपर्टी अपडेट होगी तो ये वाले लाइफ साइकिल मेथड दोबारा चलेंगे। एक तो गेटर स्टेट फ्रॉम प्रॉप चलेगा, शुड कंपोनेंट अपडेट चलेगा, रेंडर चलेगा, गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट चलेगा, कंपोनेंट डिट अपडेट चलेगा। अच्छा, ये सारे ओल्ड हो चुके हैं और ये बहुत ही मतलब एक बोलते हैं ना यार बगी है, मतलब यूज ही नहीं करना है इसको। इसी वजह से रिएक्ट ने नई चीजें दी है क्योंकि इसमें बहुत मसले आते थे। तो शुड कंपोनेंट अपडेट क्या करता है, ये बताता है कि भाई कंपोनेंट जो है वो रेंडर होना चाहिए या नहीं। अच्छा, जब भी स्टेट मतलब या कोई भी प्रॉपर्टी अपडेट होती है तो रेंडर तो मस्ट है कि रेंडर दोबारा चलना है। रेंडर दोबारा चलता है तो रेंडर के अंदर कौन सा काम हुआ होता है, रेंडर के अंदर क्या लिखते हैं हम, HTML, JSX बोला गया है। रेंडर के अंदर क्या होती है, JSX। तो जब रेंडर दोबारा चलेगा तो जितनी JSX है वो दोबारा लोड होगी। ऐसा ही रेंडर के बाद गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट, कंपोनेंट डिट अपडेट चलता है। ठीक है, तो अभी जितने भी ये सारे बस थ्योरी हमने थोड़ी सी देखनी है, बाकी अभी इससे ज्यादा चीजें आसान हो गई। एक ही मेथड है जिससे सारे काम हो जाते हैं। अब पहले देखें कितने सारे थे, अब एक ही ऐसा है जिससे सारे काम हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद लास्ट में आ गया अनमाउंट। अनमाउंट में क्या होता है, अब दो कंपोनेंट बनाए हैं। एक कंपोनेंट पे मैंने कहा है ये होम पेज है और एक कंपोनेंट को मैंने कहा है ये अबाउट पेज है। अब मैं होम से अबाउट पे जा रहा हूँ, अबाउट से होम पे आ रहा हूँ। अभी मैं होम पे हूँ, अबाउट पे चला गया, तो मुझे पता लगाना है कि यूजर होम से जा चुका है। तो होम के ऊपर मैं एक मेथड लगाऊंगा कंपोनेंट विल अनमाउंट, और ये जब ही चलेगा जब यूजर होम से जा चुका होगा, कंपोनेंट विल अनमाउंट। ठीक है, आपने देखा होगा ये कंपोनेंट विल अनमाउंट मैंने आपको बताता हूँ रियल कहाँ यूज किया हुआ है। क्विज़र है आपकी, क्विज़र जिस पे टेस्ट देते हैं उसमें होता है ये टाइमर चल रहा होता है, टाइमर वो चलता रहता है, चलता रहता है। ठीक है, जब आपका क्वेश्चन खत्म होते हैं, लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट करते हैं, वो टाइमर खुद रुक जाता है। मैं उसको स्टॉप नहीं करा, उसको मैंने क्या करा, कंपोनेंट विल अनमाउंट पे लगा दिया कि अब जब यूजर ये कंपोनेंट छोड़े टाइमर रुक जाए। तो ये उन जगहों पे काम आता है। और ये अच्छा, ये भी काम उसी एक मेथड से हो रहा है। जितने भी काम यहाँ पे सारे नजर आ रहे हैं ना, सारे एक मेथड से हो रहा है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। अच्छा, अब यहाँ पे थोड़ा सा आते हैं, और एक ही कंपोनेंट था, अब जो न्यू चीजें आ गई हैं वो है ये। अच्छा, ये ऊपर क्लास बनाने के लिए ना, क्लास बनाने के लिए हमें रिएक्ट लाजमी चाहिए होता है, रिएक्ट, क्योंकि रिएक्ट डॉट कंपोनेंट करके फिर कंपोनेंट बनता है। अच्छा, फिर हुआ ये, अच्छा ये रिएक्ट इंपोर्ट करनी पड़ती है। अभी इंपोर्ट वगैरह क्या होता है वो भी हम देखेंगे। अच्छा, दूसरे जो अपडेटेड चीज आई वो आ गई फंक्शन कंपोनेंट। अच्छा, जब फंक्शन कंपोनेंट आए थे, जब क्लास कंपोनेंट थे तो फंक्शन जब भी थे, फंक्शन भी थे, लेकिन फंक्शन को कहा जाता था स्टेटलेस कंपोनेंट और क्लास को कहा जाता था स्टेटफुल कंपोनेंट। इसका मतलब क्या हुआ, स्टेटलेस का क्या हुआ, इसमें कोई डेटा वगैरह का काम नहीं होगा। स्टेट समझ लें एक ऑब्जेक्ट की बात हो रही है, वो ऑब्जेक्ट जो पूरे कंपोनेंट का डेटा मैनेज करता है। जैसे कि आपको मैंने कहा पे डिशेस बनानी है, कोई ना कोई एरे या ऑब्जेक्ट तो होगा ना जिसमें डेटा जा रहा होगा और जहां से डेटा आ रहा होगा। तो इसी तरह हर कंपोनेंट का एक ऑब्जेक्ट होता है जिसमें डेटा सेव कराते हैं, डेटा मंगवाते हैं। तो फंक्शन वाले कंपोनेंट कहलाते थे स्टेटलेस और क्लास वाले कंपोनेंट कहलाते थे स्टेटफुल। फिर हुआ ये क्या,
रिएक्ट ने थोड़ी और अपडेशन दी, काम किया, तो फंक्शन वाले में स्टेट लाके दे दी होप के जरिए। तो डेवलपर को बहुत अच्छा लगा कि अब इसमें भी स्टेट आ गई, तो फिर क्लास थोड़े कम यूज करने शुरू कर दिए, हम फंक्शन यूज करना शुरू कर दिए। फिर होता ये कि जिसमें हमें लाइफ साइकिल यूज करने हो हम क्लास यूज करते हैं, जिसमें लाइफ साइकिल ना हो हम फंक्शन यूज करते हैं। फिर थोड़े दिनों बाद क्या हुआ, रिएक्ट ने लाइफ साइकिल भी लाके दे दिए। फिर अभी रिएक्ट और अपडेट हुई, जब से रिएक्ट 17 आई है ना, इसमें इतनी अपडेशन आ गई, इतनी अपडेशन आ गई कि बहुत काम आसान हो गया। अब इस रिएक्ट की जरूरत भी नहीं पड़ती, रिएक्ट को इंपोर्ट करने की जरूरत भी नहीं पड़ती, मतलब इतने फीचर इसमें आ गए। अच्छा रिएक्ट के फीचर अगर वर्जन देखने हो, ये सारे वर्जन है, अभी जो चल रहा है 17 चल रहा है। अच्छा किसी को ये पता है कि ये वर्जन किस तरह बनते हैं? अपडेट आती है तो पता है, सबको ही पता है, लेकिन ये वर्जन में ये तीन वो है नंबर, जैसे 17.0.1, ये तीन क्यों है? 17, 8, 18, 19 बताया था ना आपने, मेजर माइनर और सर तो 17 सबसे बड़ा है, उसके बाद फिर आगे उसके आगे ये बात कर दिया। मेजर माइनर वाली बात है, क्या होता है इसमें पता है? 0 पॉइंट के बाद वाले वो सारे माइनर है। अच्छा होता ये, मैं आसान समझा देता हूँ आपको, देखिए ये भी जरूरी चीजें आनी चाहिए। देखिए पहले 16 चल रहा था, 16 17 के बाद ना, मैं आपको भी कहा था 17 में भाई बहुत कुछ आया। तो इसमें 3 नंबर इसलिए होते हैं, एक शुरू वाला होता है, सेंटर वाला और एक लास्ट वाला। शुरू वाला जो होता है ना, वो जब चेंज होता है कि जब कोई बड़ा चेंज आता है, मतलब पूरा फ्यूचर या कोई मतलब बहुत सारे फ्यूचर ऐड हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि पूरी रिएक्ट ही चेंज हो गई जब चेंज होता है। अच्छा ये रिएक्ट की बात नहीं हो रही, ये किसी भी लाइब्रेरी की बात हो रही है जिसमें वर्जन हो। अच्छा बीच वाला जो होता है, क्या एक फीचर ऐड हो गया, 2 फीचर ऐड हो गए, एक लाइन का कोड ऐड हो गया, 2 लाइन का हो गया, ठीक है, ये फिर चेंज होता है। लास्ट वाला जो होता है बग फिक्स हो गया, कोई इशू आ रहा था वो सही हो गया, तो लास्ट वाला अपडेट हो जाता है। तो 17.0.0 आया, 17.0.1 आया, तो ये क्यों आया होगा? बग फिक्स हुआ होगा। 17.0.2 आया, ये भी बग फिक्स है। बीच वाला चेंज होगा तो कोई फीचर आया। पूरा वर्जन अगर 18 पे चला गया, बहुत ज्यादा चेंज आया, तो देखिए ये काफी मतलब टाइम। अच्छा जो चेंज आते हैं ना, फिर उसके बारे में बताते भी। अब 17 पे मैं आता हूँ, देखिए 17.0 पे इसने एक दिया हुआ चेंज लोग। अच्छा ये पहले आ जाता है, डॉक्यूमेंटेशन बाद में आती है। अभी देखिए 16.8 की इसने ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दी हुई है। वैसे तो गूगल पे मतलब डेवलपर्स खुद बना देते हैं क्या ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, ये चीजें चेंज आएंगी। अब रिएक्ट हमें क्या दिखाता है, अब चेंज लॉग में मैं आया कि भाई क्या चेंज हुआ है, तो इसमें ये सारी चीजें आपको बताएगा कि यार इसमें रिएक्ट J6 रन टाइम ऐड हो गया है, न्यू J6 ट्रांसफॉर्म ऐड हुआ है, ठीक है, ये भी बहुत बड़ी चीज है यार। इसमें अब इंपोर्ट रिएक्ट करना नहीं पड़ता, विदाउट रिएक्ट हम J6 चला रहे हैं। पहले होता था कि J6 जब ही चलती थी जब रिएक्ट इंपोर्ट होती थी, ठीक है। बिल्ड कंपोनेंट स्टैक फ्रॉम नेटिव एरर फ्रेम्स, ठीक है, ये इन्होंने एक चीज ऐड कर दिया, अलाउ स्पेसिफाइड डिस्प्ले नेम। तो ये काफी सारी चीजें इसमें ऐड हुई हैं, तो इस वजह से ये नया वर्जन आया है। कंट्रीब्यूटर्स के नाम भी आते हैं, ठीक है भाई, हाँ जिसने इसमें कंट्रीब्यूट करा है उनके नाम भी आते हैं काफी। मैंने आपको बताया था कंट्रीब्यूटर क्या होता है, कैसे होता है। क्लियर है सारी चीजें? अच्छा अब हम आ जाते हैं गेट स्टार्टेड पे। करा क्लिक करा मैंने, यहाँ पे राइट साइड पे आप देखेंगे क्रिएट अ न्यू रिएक्ट ऐप, इस पे आ गया। अच्छा npm के बारे में पता है क्या होता है? क्या होता है? नोड पैकेज इंस्टॉलर होता है। अच्छा आपको एक नई चीज आई है npx, वो क्या आ गया? अपडेटेड वर्जन। क्या करता है पता नहीं। अच्छा इसका फायदा npm से क्या होता है कि हम कोई भी पैकेज अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, वो इंस्टॉल हो जाता है और फिर उसको यूज कर लेते हैं। उसका एक ही वर्जन जो होता है ना अपडेटेड, वो इंस्टॉल हो जाता है, और जब जब हम यूज करते हैं उसका वही वर्जन रहता है। अगर वर्जन अपडेट करना है तो दोबारा इंस्टॉल करना पड़ता है। अच्छा अब npm का एक फीचर आ गया कि आप कोई भी पैकेज इंस्टॉल करे बगैर भी यूज कर सकते हो। जैसे फायरबेस इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करते थे, npm इंस्टॉल फायरबेस टूल्स। अब फायरबेस मुझे इंस्टॉल नहीं करना, मैं चाहता हूं इंस्टॉल ना हो डायरेक्ट यूज करो, तो भाई npx लगा दूंगा मैं उससे पहले, तो वो डायरेक्ट यूज हो जाएगा। तो इसी तरह npx का npm का फीचर है। मैं क्या करता हूं,
क्रिएट रिएक्ट ऐप नाम है रिएक्ट CLI का, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि यार अब CLI से सारी चीजें बनती हैं। इसका नाम है क्रिएट रिएक्ट ऐप। ठीक है भाई, नोट कर लीजिएगा, क्रिएट रिएक्ट ऐप इसका नाम है। अच्छा, पहले क्या था, क्रिएट रिएक्ट ऐप जो लाइब्रेरी है CLI है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता था npm-i-g क्रिएट रिएक्ट ऐप। तो इससे क्या होता, ये हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाती। इंस्टॉल होने के बाद सिर्फ एक कमांड चलती, npx हटा दें, क्रिएट रिएक्ट ऐप माय ऐप। ये माय ऐप जो है ये प्रोजेक्ट का नाम है। जैसे कि मैं चाहता हूँ यार मैं ई-कॉमर्स वेबसाइट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं फोल्डर का नाम क्या रखूंगा, ई-कॉमर्स। तो ये जो नाम है ना, ये हम यहाँ पे लिखते हैं यार क्रिएट रिएक्ट ऐप कर दो और इसका नाम रख दो माय ऐप, ई-कॉमर्स, टू डू ऐप, जो भी रखना हो। ठीक है भाई, तो मैं अभी इंस्टॉल नहीं कर रहा क्योंकि यही बेस्ट रहता है कि इंस्टॉल करे बगैर npx से आप कर लें। और ये बता भी रहा है कि यार npx जो है सपोर्ट कब करता है, नोड का वर्जन कौन सा होना चाहिए। तो मैंने ये कमांड कॉपी की, cmd पेस्ट की, एंटर कर दिया। तो अब ये क्या करेगा, रिएक्ट का एक प्रोजेक्ट मेरे पास क्रिएट करके दे देगा। अच्छा, इसमें मुझे कोई इंस्टॉलेशन वगैरह की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्ट npx के जरिए इसको यूज किया और प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अब इसने क्या कहा, इंस्टॉलिंग पैकेजेस दिस माइट टेक अ कपल ऑफ मिनट, इंस्टॉलिंग रिएक्ट, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट स्क्रिप्ट विद CRA टेम्पलेट। ठीक है भाई, तो ये थोड़ी सी लोडिंग लेगा क्योंकि इसमें 3 4 5 मॉड्यूल इंस्टॉल कर रहा है। अच्छा, ये क्या करेगा, रिएक्ट का पूरा प्रोजेक्ट मुझे बना के दे देगा। अच्छा, ये क्यों आया, क्योंकि इसमें काफी आसानी रहती है, इसमें कंपोनेंट्स बना लिए, जैसे पूरी HTML की तरह लिख दिया हमने, रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट करना नहीं पड़ता। ठीक है, मल्टीपल फोल्डर, मल्टीपल फाइल्स बना ली, मल्टीपल इसमें CSS भी लगा ली, तो काफी सारे इसके फायदे हैं, तो इस वजह से ये यूज करते हैं। अच्छा, जिस टाइम मैं आपको बता रहा था ना कि रिएक्ट समझने में मुझे 3 4 दिन लग गए कि भाई स्टार्ट कहाँ से ले, तो उस टाइम मुझे इस चीज का नहीं पता था कि यार ये भी होता है, ये नई आई थी। उस टाइम पे जितने भी लड़के बैठे हुए कर रहे थे ना, वो क्रिएट रिएक्ट एलिमेंट करके कर रहे थे। मैंने यार ये तो बहुत मुश्किल है, फिर एक ने बताया ये CLI से भी हो जाता है। CLI मैंने देखा, मैंने ये बेहतरीन चीज है। ठीक है भाई, इसने प्रोजेक्ट बना के दे दिया, सक्सेस क्रिएटेड माय ऐप, फोल्डर का पाथ दे दिया, इनसाइड द डायरेक्टरी यू कैन रन सेवरल कमांड्स। यान स्टार्ट करेंगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, जिसके आगे यान लिखा हुआ है npm समझे, यान और npm बात एक ही है। बिल्ड करेंगे तो आपकी बिल्ड बन जाएगी, ये भी हम इंशाल्लाह देखेंगे। टेस्ट करेंगे, टेस्ट भी देखेंगे, चेक करेंगे कि क्या करेगा, रिमूव दिस टूल एंड कॉपीज बिल्ड डिपेंडेंसीज। ठीक है, ये रिमूव कर देगा। अच्छा, ये क्या बोल रहे हैं, वी सजेस्ट दैट यू बिगिन बाय टाइपिंग cd my app। cd my app तो पता है इस फोल्डर में चले आएगा। मैं इस फोल्डर में आ गया। अच्छा, हैप्पी हैकिंग ये से दिखाता है, जब नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं ये हैप्पी हैकिंग बोलता है। अच्छा, कोडिंग जो है ना ये हैकिंग ही कहलाती है, हम जो कोडिंग करते हैं ना, ये हैकाथॉन में तो हुआ है, मतलब हैक करा है आपने कुछ, हैकाथॉन, हैकिंग, ये सारी हैकिंग ही कर रहे हैं हम। ठीक है भाई, प्रोजेक्ट इसने क्रिएट कर दिया, हैप्पी हैकिंग लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब प्रोजेक्ट बन गया। मैंने कहा कोड डॉट, इसको आप देखते हैं इसमें क्या क्या आया। इसमें ये कुछ फाइल्स आई हैं। अच्छा, ये फर्स्ट टाइम आई है आपके सामने ये चीज है, तो इसमें अब थोड़ा सा कोड ओवरव्यू करेंगे। सबसे पहले तो क्या ये कोड जो है किस तरह से चल रहा है, कौन कौन सी फाइल्स में है, कौन कौन सी फाइल्स हमारे काम की हैं, कौन कौन सी काम की नहीं है, कौन सी फाइल एक्स्ट्रा है और कौन सी मेन फाइल जिसमें हम काम करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है, इसको भी छोड़ दें, बताता हूँ लास्ट में। इसके बाद हम आते हैं पब्लिक का फोल्डर है। पब्लिक का फोल्डर ओपन करते हैं, इसमें एक favicon.ico ये आइकन है, कुछ भी नहीं आइकन है। ICO जो है ना आइकन की टाइप है। ठीक है, इसमें index.html की एक फाइल है, ये वही मेन फाइल है जिसमें पूरा का पूरा प्रोजेक्ट हमारा रन होता है, एक HTML की फाइल के अंदर, जब ये सिंगल पेज कहलाती है। ठीक है, इस फाइल के अंदर हम आगे देखेंगे ना, ये div बना हुआ है, div है और इसको आईडी दी हुई है रूट। इस div के अंदर पूरी की पूरी एप्लीकेशन रन होती है, जितनी बड़ी भी हो। समझे, OLX अगर एक पे बनी हुई, पूरी OLX इस div के अंदर चल रही होगी। क्लियर है भाई? और यहाँ पे देखिए कुछ भी नहीं है, बस कमेंट्स लग रहे हैं और यहाँ पे बस आइकन लगा हुआ है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। अच्छा, आगे आके देखेंगे एक इमेज है, लोगो। ठीक है, ये भी लोगो है, ये भी लोगो है।
अच्छा, इसमें एक फाइल है manifest.json। मैनिफेस्ट पता है किस लिए होती है? अच्छा, मैनिफेस्ट इसलिए होती है कि रिएक्ट की ना, जो रिएक्ट की ऐप में एक फीचर होता है, वो PWA के अंदर ना डाउनलोड भी हो जाती है, ठीक है, और ब्राउजर में भी ऐड कर सकते हैं उसको हम। तो जब ब्राउजर में ऐड करते हैं तो उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होती है, मतलब ऐप का नेम हो गया, ऐप का आइकन हो गया, तो वो सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से जाती है। यार ऐप का नेम मैंने रख दिया रिएक्ट ऐप, इसका नाम हटा के मैं रख सकता हूँ कि यार अपने जो ब्रांड का नेम होगा वो यहाँ पे रख दूंगा, ठीक है। और नेम के अंदर क्रिएट ऐप सैंपल में यहाँ पे हम थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। आइकन्स के अंदर मल्टीपल साइजेस के आइकन ऐड कर देंगे, क्या ये साइज पे ये वाला आइकन नजर आए, ये दूसरा, ठीक है। तो सारा आइकन यहाँ पे रख देंगे। कौन सा हो रहा था? चीजें होंगी वो ऐप, मतलब ऐप की जो इसमें ऐसे समझने आसान, अगर मैं समझाऊं, ऐप की इंफॉर्मेशन है, वेबसाइट की इंफॉर्मेशन है इस फाइल में। अच्छा, robot.txt ये कोई ऐसी डमी फाइल है, इसको डिलीट भी कर देना कोई मसला नहीं होगा। पब्लिक का फोल्डर हो गया, पता चल गया क्या क्या चीजें। इसको बंद कर देते हैं। SRC पे भी बाद में आएंगे। इसमें एक फाइल नजर आ रही है .getignore, तेज आ रही है, अच्छी बात है ना, कोई सोएगा ही नहीं। बहुत कम हो गई। .getignore की फाइल पता है किसी को किस लिए होती है? अच्छा, अब होता ये है कि यार HTML CSS की हमने एक वेबसाइट बनाई, ठीक है, ई-कॉमर्स, या आपने हैकाथन बनाया, तो आपने उन फाइल्स का साइज देखा था कितना बना? देखा नहीं होगा वैसे। अगर आप लोग देखें तो ज्यादा से ज्यादा 2 MB 3 MB ऐसे बनता है, कोई इतना बड़ा साइज नहीं होता। तो अगर आप आके देखें रिएक्ट का ये जो नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर है, इसका साइज क्या है? तो इसका जो साइज है वो है 138 MB, सिर्फ नोड मॉड्यूल के फोल्डर का। फिर इसमें दूसरी चीजें भी होंगी, उनका साइज अलग होगा। तो गिट जो है ना, गिटहब 100 MB से ज्यादा की कोई फाइल नहीं लेता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि कोड तो ये भी गिटहब पे हमें अपलोड करना है, जाहिर सी बात है, क्योंकि जितनी भी डेवलपमेंट वगैरह सारी गिटहब से होती है। तो .getignore की फाइल में हम बता देते हैं कि यार ये चीजें जो है ना आप गिटहब पे नहीं भेजना, ये मेरे कंप्यूटर में रहे और इसके अलावा सारी चीजें चली जाए। जिसमें सबसे पहले ये बोल रहा है डिपेंडेंसीज में नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर गिटहब पे ना जाए। अच्छा, इसका कोई नुकसान नहीं होता कि अगर फोल्डर नहीं गया, मैं घर पे जाके दोबारा अगर वहां से क्लोन करूं, फोल्डर नहीं आया तो मैं काम कैसे करूंगा? ये फोल्डर दोबारा भी आ जाता है। npm इंस्टॉल की कमांड चलाते ही फोल्डर आ जाता है, ठीक है भाई। इसके बाद .pnp फाइल है, .pnp.js फाइल है, ये बड़ी फाइल होती है, इसमें कुछ वायरसेस भी हैं। ds स्टोर आपको पता होगा वायरस होता है। अच्छा, इसके अलावा बिल्ड का फोल्डर है, ये भी ना जाए। अच्छा, इसको भेज भी सकते हैं, ये आप हटा दें, बिल्ड का चले जाए। बिल्ड क्या होती है आगे देखेंगे। तो इसमें काफी सारी, अच्छा लॉग की फाइल है, लॉग्स पता है ना, तो इसमें काफी सारी ऐसी फाइल दी हुई है, वायरसेस है कि यार हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि यार ये चीजें गिटहब पे ना जाए तो बेहतर है। अच्छा, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फाइल आ गई package.json। रिएक्ट की सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है ये, ठीक है भाई। इसमें क्या होता है, जब आप ऐप बनाते हैं सबसे पहले ऐप का नाम आ जाता है, माय ऐप के नाम से मैंने बनाई थी। ऐप का वर्जन आ जाता है 0.1.0, ये डिफॉल्ट वर्जन है, ठीक है। प्राइवेट ट्रू फॉल्स जो भी आप कर दें, ट्रू ही रहता है वैसे बाय डिफॉल्ट। अच्छा, अब इसके अंदर एक प्रॉपर्टी समझने आ रही है डिपेंडेंसीज, ठीक है भाई। तो नाम चेंज कर सकते हैं? किस चीज का नाम चेंज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे जिस नाम से आप कमांड से बनाएं वही रखें। शुरू में नाम ऐसा हो कि यार चेंज करना ना पड़े, वरना कर भी सकते हैं, कोई मसला नहीं। डिपेंडेंसीज क्या होती हैं कि यार, अब मैंने आपको क्या बोला कि CDN हम लगा देते रिएक्ट की, react.create एलिमेंट करके एलिमेंट्स बनाते थे, तो उसमें टाइम लगता था। तो अब हम CLI यूज कर रहे हैं, तो CLI यूज कर रहे हैं तो इसके लिए कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत होती है, कुछ चीजों की जरूरत होती है, जिसके लिए हमने सबसे पहले 3 लाइब्रेरी इंस्टॉल की। टेस्टिंग लाइब्रेरीज, टेस्टिंग क्या होती है तो हम बाद में देखेंगे। एक लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल की रिएक्ट, ठीक है, पहले हम CDN से यूज करते थे, अब वो इंस्टॉल हो गई है। एक हमने इंस्टॉल की रिएक्ट डॉम, देखिए अगर ये एंगुलर होता ना सारा एक ही में काम हो जाता। अब ये रिएक्ट में रिएक्ट है, रिएक्ट डॉम है, रिएक्ट स्क्रिप्ट है और ये वेब वाइटर्स है।
ये 4 लाइब्रेरीज हमने इंस्टॉल की है जिससे पूरी रिएक्ट चलेगी। ये क्या बात कर दी भाई? CDN क्या होता है? लिंक होता है ना, CDN का नहीं पता आपको? बूटस्ट्रैप जो है, बूटस्ट्रैप हम 2 तरीके से लगाते हैं, एक या तो लिंक लगाते हैं या डाउनलोड करके लगाते हैं। तो कौन सा बेस्ट रहता है? डाउनलोड करके बेस्ट रहता है ना भाई, क्योंकि ऑफलाइन भी चलता है, सब चलता है। तो रिएक्ट भी ना CDN अपनी होता। अब मेरे ख्याल से अब तो सपोर्ट ही खत्म हो गई है इसकी। वो बताने का मकसद सिर्फ यही था कि पता चल जाए, पहले था, अब नहीं है। अब जो है सिर्फ यही है, सेल आई। ठीक है भाई, तो इसमें रिएक्ट इंस्टॉल हुई है, रिएक्ट डॉम इंस्टॉल हुआ है, रिएक्ट स्क्रिप्ट इंस्टॉल हुई है, वेब वाइटल इंस्टॉल हुआ है। इसके अलावा स्क्रिप्ट की एक प्रॉपर्टी है, यहाँ पे क्या है, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए कमांड चलती है रिएक्ट स्क्रिप्ट स्टार्ट। रिएक्ट स्क्रिप्ट का काम है ये सारी चीजें जो है रिएक्ट की रन करना, इनको कंपाइल करना, वेब पैक वगैरह जितना भी सारा काम है, ये सारा यही देखता है रिएक्ट स्क्रिप्ट। बिल्ड क्या होता है ये देखेंगे, टेस्ट क्या होता है ये भी देखेंगे, चेक क्या होता है ये भी देखेंगे। अच्छा, ESLint पता है किसी को क्या होता है? ESLint नहीं पता? अच्छा, ब्राउजर लिस्ट आ रही है, प्रोडक्शन में बताया हुआ इन्होंने, डेवलपमेंट में बता रहा है कि अच्छा इसमें कोई चीजों हमें इन पे इतना फोकस रखने की जरूरत नहीं, ये सारी चीजें खुद हैंडल करता है। इस फाइल में जो चीजें इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो है डिपेंडेंसीज, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है। अच्छा, ESLint क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। ये क्या करता है, आपकी जो गलतियां होती हैं कोड लिखने में, ये उसको देखता है, ठीक है। ESLint क्या है? ESLint इज अ स्टैटिक कोड एनालिसिस टूल फॉर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लमेटिक पैटर्न फाउंड इन जावास्क्रिप्ट कोड। समझ में आ गई बात? जावास्क्रिप्ट का कोई ऐसा कोड होता है ना जो हमने मिस्टेक कर दी हो, जिसमें गलत कोड लिख दिया हो, VS कोड में ज्यादा पता नहीं चलता हमें। तो अगर हम ESLint लगाते हैं ना, तो ESLint जो है ना हमें हाईलाइट करके दिखा देता है कि यार ये कोड आपने सही नहीं लिखा, इसको सही करें थोड़ा। सेमीकोलन नहीं लगाया, वो बोलता है यार सेमीकोलन लगाया, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो इस तरह की चीज होती है जो ESLint हमें करके देता है, बस इसका और कुछ फायदा नहीं है। तो ये रिएक्ट में बिल्ट इन होता है, बाय डिफॉल्ट होता है। अच्छा, इसके अलावा डिपेंडेंसीज, ये जो चीजें इंस्टॉल होती हैं, हमने एक फोल्डर स्किप करा था नोड मॉड्यूल्स का, मैंने रिएक्ट इंस्टॉल की, तो रिएक्ट की जितनी भी फाइल्स हैं, फोल्डर हैं, वो सारी जाके सेव हो गई नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में। मैंने यहाँ पे रिएक्ट डॉम इंस्टॉल किया हुआ है, ये सारी फाइल्स, फोल्डर वगैरह इसके जाके सेव हो गए कहाँ पे, मतलब जितनी भी डिपेंडेंसीज होती है ना, उन सब की फाइल्स और फोल्डर सेव होते हैं कहाँ पे, नोड मॉड्यूल्स में। आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं समझना। अगर मैं इसमें कोई खुद से भी कुछ इंस्टॉल करूंगा, क्योंकि रिएक्ट में जितनी चीजें होती हैं इंस्टॉल होकर यूज होती हैं, मैं फायरबेस लगाना चाह रहा हूँ, मैं करूंगा npm इंस्टॉल फायरबेस, तो फायरबेस इंस्टॉल हो जाएगा। तो जब मैं इसमें फायरबेस इंस्टॉल करूंगा तो फायरबेस जो है यहाँ पे लिखा हुआ भी आ जाएगा कि फायरबेस का कौन सा वर्जन हुआ है, और फायरबेस का जो फोल्डर है वो जाके सेव हो जाएगा नोड मॉड्यूल्स में। चेक भी कर लेते हैं, देखें मुझे फायरबेस यूज करना है, मैं अच्छा ये वाली जो कमांड होती है ना, ये प्रोजेक्ट के अंदर ही चलती है। ऐसा ना हो कि आपने ये प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, आपको फायरबेस यूज करना है, अब यहाँ आके आप cmd खोल लें और यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं, तो ये कोई भी गलती ना करें। तो इसका मतलब है पीसी में इंस्टॉल करना है, आपको फायरबेस इंस्टॉल करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो प्रोजेक्ट वाले cmd में आके आप लिखेंगे, अभी फायरबेस नहीं पढ़ा रहा, सिर्फ पैकेज का बता रहा हूँ किस तरह इंस्टॉल होता है। npm i, अच्छा npm i लिख सकते हैं ना, ये तो पता है, या इंस्टॉल लिख दिया, पूरा लिखें, एक ही बात है। मैंने npm i फायरबेस करा, देखते हैं क्या होता है। लोडिंग हो रही है, फायरबेस को इंस्टॉल करेगा ये, जैसे ही फायरबेस इंस्टॉल हो जाएगा package.json में उसका वर्जन भी दिखा देगा और नोड मॉड्यूल्स के फोल्डर में उसको ऐड भी कर देगा। चेक करते हैं। अच्छा भाई, समझ में भी आ रही है सारी चीजें या नहीं आ रही है? यस सर। आसान है, कोई मुश्किल पढ़ने के लिए? अच्छा, ये जो फाइल होती है ना, ये गिटहब के लिए होती है। किसके लिए होती है? readme.md के अंदर जो भी लिखा हुआ होता है वो सारा जाके सेव होता है गिटहब में। इसके अंदर जो लैंग्वेज लिखी हुई है ना, ये मार्कडाउन लैंग्वेज कहलाती है। md मतलब मार्कडाउन, ये गिटहब की लैंग्वेज होती है। अच्छा, ये शो कहाँ होती है? अब जैसे कि मैं अगर गिटहब सर्च करूं, गिटहब, तो कोई भी लाइब्रेरी होती है ना, उसकी गिटहब पे रीडमी की फाइल होती है। रीडमी आ रही है?
अच्छा ये शो कहाँ होती है, थोड़ा सा नीचे करेंगे, ये रही, ये पूरी रीडमी की फाइल है, जितना भी कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है ना, ये सारा रीडमी की फाइल से आ रहा है। तो आप भी यहाँ पे जितना लिखेंगे वो सारा वहाँ पे जाके ऐड हो जाएगा जब आप गिटहब पे अपलोड करेंगे। क्लियर है? अच्छा yarn.log ये कोई ऐसी फाइल नहीं है, इसको डिलीट भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा ये इंस्टॉल हो गया, npm इंस्टॉल फायरबेस करना था, package.json में आके देखा फायरबेस आया, कौन सा वर्जन आया? इससे मुझे पता चल गया कि यार फायरबेस का 9.0.1 वाला वर्जन मैंने यूज किया है। ठीक है, अब ये कहाँ पे सेव हुआ होगा, कहाँ सेव हुआ होगा? नोड मॉड्यूल ओपन किए, देखें इसमें ऑलरेडी काफी सारे फोल्डर होते हैं, फायरबेस का भी आ गया, ये @ वाला है, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो फायरबेस का जो रियल फोल्डर है वो भी नजर आ जाएगा, ये आ गया। ठीक है भाई। अब फायरबेस में जितनी भी चीजें, डेटाबेस, फाइल स्टोर, फंक्शन, ऑथेंटिकेशन, सारी चीजें आ गई यहाँ पे। क्लियर है भाई? फायरबेस इंस्टॉल करा, फायरबेस की सारी चीजें डाउनलोड होके हमारे पास आ गई। अरे यूज कैसे होता है, क्या इसमें करते हैं, ये आगे जाके देखेंगे। अभी सिर्फ मेन मकसद क्या था, डिपेंडेंसीज और नोड मॉड्यूल समझ में आ जाए। आ गए भाई? अच्छा होता ये कि जब हम इस प्रोजेक्ट को गिटहब पे अपलोड करते हैं, अच्छा आज से गिटहब को आप लाजमी बना लें, यार जो भी काम करना है गिटहब पे लाजमी जाए। गिटहब की प्रैक्टिस होना भी बहुत जरूरी है। आप में से अभी भी इतने सारे होंगे जिनको गिटहब ही नहीं आता सीखने के बावजूद, तो गिटहब लाजमी कर दें। अब देखिए गिटहब पे जब इसको अपलोड करेंगे, .gitignore की फाइल में नोड मॉड्यूल्स लिखा हुआ है, ये गिटहब पे नहीं जाएगा। अभी देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको अगर आप गिटहब पे करेंगे ये नहीं जाएगा, तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे समझ ले मैंने गिटहब पे अपलोड कर दिया और गिटहब पे नोड मॉड्यूल नहीं गए, मैं नोड मॉड्यूल डिलीट कर रहा हूँ। गेट इनिट करा हुआ है बस, बाकी सारी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह आप खुद करेंगे। ठीक है भाई, डिलीट हो गया, नोड मॉड्यूल का फोल्डर चला गया। अब समझे ये जो मैंने कोड है ना, ये गिट से डाउनलोड किया है, गिट से पुल किया है, क्लोन किया है। अब मेरे पास तो नोड मॉड्यूल है ही नहीं, और नोड मॉड्यूल के बगैर प्रोजेक्ट जो है वो चल नहीं सकता। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले package.json की फाइल देखूंगा। मैं आया package.json में, मैंने कहा भाई इसमें फायरबेस है, इसमें रिएक्ट है, इसमें रिएक्ट डॉम है, रिएक्ट स्क्रिप्ट है, वेब राइटर है, इसमें ये चीजें यूज हुई हैं इस वाले प्रोजेक्ट में। तो एक कमांड है, मैं यहाँ पे आया, मैंने cmd खोला, यहाँ पे मैंने कमांड चलाई npm i। जैसे ही मैं npm i चलाऊंगा, ये package.json की फाइल में खुद देखेगा कि यहाँ पे कौन कौन सी डिपेंडेंसीज हैं, और ये सारी डिपेंडेंसीज दोबारा इंस्टॉल कर देगा। ठीक है, जो यहाँ पे होंगी वही करेगा। तो इसका ये फायदा है। package.json डिलीट हो जाए तो फिर तो कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, वो कैसे पता चलेगा हमें कि कौन से थे, और नोड मॉड्यूल्स हो तो फिर पता चल सकता है शायद। लेकिन नोड मॉड्यूल देखें, जब आप एक लाइब्रेरी इंस्टॉल करते हैं ना, अभी देखिए मैंने फायरबेस इंस्टॉल किया, फायरबेस के साथ दूसरी भी इतनी चीजें आई, तो ये हमें पता नहीं लग सकता ना कि भाई क्या क्या चीजें होंगी। तो package.json मैंने जब भी क्या बोला, क्या अब सबसे इंपॉर्टेंट फाइल आई है, इसी फाइल से सब कुछ होता है, इसी फाइल से पता चलता है कि इस प्रोजेक्ट में क्या है क्या नहीं। ठीक है भाई, मैंने कमांड चलाई, npm इंस्टॉल कंप्लीट हो गई, 146 पैकेजेस आर लुकिंग फॉर फंडिंग। अच्छा ऊपर लिखा हुआ है एडिट 1839 पैकेजेस ऐड हो गए, 1839 तक पैकेजेस ऐड हुए हैं रिएक्ट को चलाने के लिए। इसमें फायरबेस वगैरह भी ऐड हो गया होगा। फायरबेस इंस्टॉल था, नोड मॉड्यूल में आके देखा कि फायरबेस है या नहीं। कहाँ गया? ठीक है, फायरबेस आ गया, डिलीट कर दिया था, इंस्टॉल करा npm i, दोबारा आ गया। क्लियर है भाई? कौन सा फोल्डर रह गया? src, सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर। ये इंपॉर्टेंट फाइल थी, ये इंपॉर्टेंट फोल्डर आ गया। मैंने इसको ओपन किया, इसमें आई है सही वाली फाइल्स। अच्छा इसमें सबसे पहली फाइल है app.css, ये तो समझानी नहीं पड़ेगी, इसमें css होती है सारी। अच्छा एक फाइल नहीं होती, CSS की मल्टीपल भी बन सकती है, जैसे कि नीचे भी एक बनी हुई है। अच्छा इसके अंदर एक फाइल है app.js, कौन सा कंपोनेंट नजर आ रहा है? क्लास है, फंक्शन है? रिटर्न के अंदर क्या लिखा हुआ है? HTML बोला JFX,
JSX। अच्छा, JSX की फुल फॉर्म क्या है? जावास्क्रिप्ट XML। क्या है? जावास्क्रिप्ट XML, ठीक है। और नीचे आगे एक्सपोर्ट हो रहा है। अच्छा, अभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या होता है ये भी देखेंगे। अभी जो मैंने आपको कंपोनेंट बताया था वही यहाँ पे बना हुआ है, ऐसा ही। अच्छा, app.test.js ये फाइल टेस्ट के लिए है। अच्छा, टेस्ट क्या होता है थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं इसके बारे में, बाकी जो है वो आगे देखेंगे। टेस्ट क्या होता है? एक टेस्ट वो होता है जो QA वाले करते हैं ना, मैंने एक वेबसाइट बनाई और एक इंसान टेस्ट कर रहा है, उसको चला वला के देख रहा है और फिर बता रहा है कि यार ये गलती है, ये गलती है। और एक होता है ऑटोमेटिक टेस्ट जो ये रिएक्ट में होता है, ठीक है। टेस्टिंग लाइब्रेरीज होती हैं, ऐसे समझ लें एक बोर्ड आपकी एप्लीकेशन को चला के देखता है और फिर उसमें जो गलती होती है वो बताता है। अच्छा, ये पूरी एप्लीकेशन नहीं चला देगा, ये छोटी सी चीजें सिर्फ ऐप की जो कंपोनेंट है ऐप का सिर्फ वो बताएगा कि उसमें क्या क्या गलतियां हैं। तो टेस्ट जो है ना ये अलग से बहुत बड़ी फील्ड है, इसके बारे में बहुत पढ़ना पड़ता है। तो ये वो टेस्ट है। अच्छा, इसके बाद एक फाइल है index.css, ये भी बताना नहीं पड़ेगी, CSS की फाइल है नॉर्मल। अच्छा, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट फाइल है index.js, यहां से सारी रिएक्ट चलती है। अब इसमें क्या है? इंपोर्ट रिएक्ट हुआ है फ्रॉम रिएक्ट डॉम इंपोर्ट हुआ है। रिएक्ट डॉम क्या करता है बताया था? रिएक्ट डॉम एक मेथड देता है रेंडर का, जो कि 2 आर्गुमेंट लेता है। पहले में क्या चीज रेंडर करानी है, दूसरा पूछता है कहां करानी है। तो इसने क्या बोला? पहले में ऐप रेंडर करवाओ। अच्छा, इसको भले अभी ना भी देखें, स्ट्रिक्ट मोड जो लगा हुआ है इसके बारे में बताता हूं क्या है, ठीक है। पहले में मैंने बोल दिया भाई ऐप का कंपोनेंट है और ये कहां बना हुआ है? ऐप की फाइल में, वहां से आ रहा है। इसको मैंने बोला भाई कहां रेंडर करवाना है? document.getElementById root, कहां पे बनी हुई थी? तो ये इस ऐप के कंपोनेंट को उठाएगा और वहां पे index.html के अंदर रूट के अंदर सेंड कर देगा। तो पूरी रिएक्ट जो है वो इस तरह से चल रही है। क्लियर है? अच्छा, यहाँ पे एक नई चीज आपको नजर आ रही है। अच्छा, ये आई भी नहीं है, ये रिपोर्ट वेब वाइटल्स। पता है किसी को वेब वाइटल्स के बारे में? कुछ भी नहीं पता आप लोगों को, तो यार बताया ही नहीं यूनिवर्सिटी वालों ने। अच्छा भाई, रिपोर्ट वेब वाइटल यहाँ पे इंपोर्ट हो रहा है, इसकी भी एक फाइल बनी हुई नजर आ रही। अच्छा, ये वाली जो फाइल है सेटअप टेस्ट, ये भी टेस्ट की है। बस इसमें एक फाइल है रिपोर्ट वेब वाइटल। मैं यहाँ पे आया, इंपोर्ट हो रही है और यहाँ पे कॉल हो रही है। अच्छा, वेब वाइटल जो है ना वो सिर्फ रिएक्ट में नहीं हर वेबसाइट में होता है। वेब वाइटल होता है क्या है? वेब की मैट्रिक्स होती है ना, परफॉर्मेंस, ये क्रोम का फीचर है, गूगल का या दूसरे ब्राउजर में भी होता है। अच्छा, वेब वाइटल की फाइल में, अच्छा ये अभी इनेबल हुआ है। वेब वाइटल की फाइल में मैं आया, यहाँ पे ये कोड लिखा हुआ है, समझ में आ रहा है किसी को? क्या लिखा हुआ है भाई? इतना समझ में आ रहा होगा कि एक कांस्टेंट बना हुआ है, एक एरो फंक्शन है और इफ की कंडीशन है, बस ऐसे ही। अच्छा, इसमें काफी सारी चीजें देखें, इंपोर्ट वेब वाइटल है, डॉट देन चला, प्रॉमिस चला। इसमें देखें काफी सारे मेथड हैं, गेट CLS, गेट FID, गेट FCP, गेट LCP, गेट TTFB। अच्छा, ये काफी सारे मेथड्स हैं। इसकी जो फुल फॉर्म है मैं भी भूल जाता हूँ, कि याद नहीं रख सकते, तो चेक करते हैं। मैंने सर्च करा वेब वाइटल्स या रिएक्ट वेब वाइटल्स लिख देते हैं। CLS नजर आ रहा था? CLS की जो फुल फॉर्म है वो है क्यूमुलेटिव लेआउट शिफ्ट, ठीक है भाई। ये क्या होता है कि यार ब्राउज़र क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स बनाए थे आपने, डिशेस बनाई थी। डिशेस में जब आप वेबसाइट को मोबाइल रिस्पॉन्सिव करते हैं या जब डेटा ऐड होता है, एक लाइन में प्रोडक्ट फुल होते हैं, नेक्स्ट लाइन में खुद आ जाता है, तो वो टाइम देखते हैं कि ऊपर वाली लाइन में फुल हुआ और नीचे वाली लाइन पे फौरन से आया, मतलब कोई व्यू चेंज हुआ। तो वो होता है कम्यूटेटिव लेआउट शिफ्ट। इस लेआउट चेंज होने में कितना टाइम लगा, इसकी परफॉर्मेंस कितनी अच्छी थी, वो सारी मैट्रिक्स ये बताता है। अच्छा, फर्स्ट इनपुट डिले FID। फर्स्ट इनपुट डिले क्या है कि जब आप वेबसाइट पे पहला क्लिक करते हैं, वेबसाइट लोड हो गई, पहला क्लिक करा, उसमें कितना टाइम लगा वो बताता है।
लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट, आपकी वेबसाइट का सबसे लार्ज कंटेंट जिस पेज पे वो कितनी देर में लोड हो गया, उसकी क्या परफॉर्मेंस थी। अदर वेब बटन, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, जैसे ही आपने वेबसाइट लोड की पहले पेज पे जितना भी कंटेंट आया फर्स्ट वाला उसमें कितना टाइम लगा, कितनी उसकी परफॉर्मेंस थी, क्या थी, सब बताता है। इसके अलावा टाइम टू फर्स्ट बाइट, जब आपकी वेबसाइट पे पहली कोई चीज डाउनलोड हुई उसका फर्स्ट बाइट जो है उसमें कितना टाइम लगा। अच्छा ये किस लिए होती है, ये सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट की परफॉर्मेंस के लिए होती है। ये क्रोम का फीचर होता है, ब्राउजर का फीचर होता है। अच्छा इसमें हमें कोई चीज करने की जरूरत नहीं है, अभी हमारा इसमें कोई काम नहीं है। अगर है भाई है ये मैं इसमें समझा रहा हूं, वरना जैसा है इसको ऐसे रहने देते हैं, इसका हमारा कोई काम नहीं है। अच्छा पता कैसे चलेगा, सबसे पहले तो मैं प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की क्या कमांड है, npm स्टार्ट या yarn स्टार्ट। मैंने यहाँ पे आगे cmd में लिखा npm start, ठीक है भाई। स्टार्ट हुआ और लोकल होस्ट के ऊपर 3000 पोर्ट पे ये चल गया और ये लेट2 बना हुआ आ गया, सही है भाई। तो इसका मतलब ये है कि रिएक्ट का प्रोजेक्ट बन गया और चल गया। अच्छा अब ये प्रोजेक्ट चल गया, आगे भी देखते हैं, लेकिन ये जो फाइल थी क्योंकि ये फाइल का हिस्सा है इसके बारे में थोड़ा सा मैं कंप्लीट करूं। यहाँ पे मैं एक चीज लिख रहा हूँ। अच्छा ये रिपोर्ट वेब पैटर्न जो फंक्शन कॉल हुआ है ये आपको वैल्यूज रिटर्न करता है, तो मैं इसमें अगर लिख दूं console.log, सिर्फ console.log लिख दिया तो होगा ये जितनी भी मैट्रिक्स होगी वो सारी कंसोल करवा रहा होगा। चेक करते हैं, मैंने F12 खोला, रीलोड करा, सबसे पहले TTFB आया, ठीक है। TTFB क्या था, टाइम टू फर्स्ट बाइट, कितनी देर में पहली चीज डाउनलोड हुई। अच्छा FCP आया, CLS आया, LCP आया। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स खोलेंगे ना, देखिए इसमें टाइम भी बता रहा है और एंट्रीज भी बता रहा है, तो काफी सारी ये मैट्रिक्स हैं। अच्छा ये हमारे किसी काम की नहीं होती। आपने गूगल एनालिटिक्स का सुना है, क्या होता है, एक तो लोड बताता है वेबसाइट पे कितना लोड है, कौन सी कंट्री से कितने यूजर्स आए वो बताता है। इसके अलावा वेबसाइट की परफॉर्मेंस बताता है। अच्छा इसके अलावा होता है गूगल पेज स्पीड, वो देखा है आपको, कुछ पता ही नहीं है। पेज स्पीड इनसाइट्स, ये गूगल का एक फीचर है। देखते हैं ये वाली वेबसाइट, देखते हैं किसकी है, ठीक है ये मैंने कॉपी की। ये गूगल की ऐसी सर्विस है, यहाँ पे आप कोई भी वेबसाइट का URL दें, ये उसकी परफॉर्मेंस बता देता है क्या है। एनालाइज करा, अच्छा ऐसे भी काम आते हैं क्या कि कोई बोलता है मेरी वेबसाइट की जो परफॉर्मेंस है 10% आ रही है, इसको 100% दो $100 दूंगा, तो आपको 100% करना पड़ता है। अच्छा इसमें मोबाइल पे जो परफॉर्मेंस आ रही है वो 55 है, डेस्कटॉप पे जो परफॉर्मेंस आ रही है वो 76 है, ठीक है। अब इसमें मसला क्या है ये सारा बताता है क्या, फील्ड डेटा। अच्छा इसमें लैब डेटा, फर्स्ट कंटेंटफुल पेंट, इसका थोड़ा सा मसला है FCP का, क्या इसमें जो कंटेंट है वो थोड़ा सा मैनेज नहीं हुआ, ठीक है। फिर स्पीड इंडेक्स का मसला है, लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेंट का जो टाइम है वो 18 सेकंड है, तो ये बहुत ज्यादा इसमें मसला आ रहा है। अभी इमेज जो देखिए शुरू में लगी हुई कितना टाइम लेगी, पहले ये लोड हुआ, फिर ये लोड हुआ, फिर ये लोड हुआ, लोड होने में इतना टाइम लग रहा है। तो जितनी भी देखिए TPT, FCP, LCP, CLS, ये सारी वही मैट्रिक्स है ना, तो ये गूगल हमें बता रहा है। अब देखिए अब हम ये हमें बताता भी है, सजेशन भी देता है कि हम किस तरह अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। ये बोल रहा है प्रॉपर्ली साइज इमेजेस, सबसे पहले तो इमेजेस का साइज है वो कम करें। ये बोल रहा है रिसोर्स साइज है मेरे ख्याल से 2672, मतलब 2 MB के करीब है, ऐसा ही या बड़ा है 2 MB ना, ये बहुत बड़ा होता है साइज। और ये बोल रहा है पोटेंशियल सेविंग, कि आप इसकी ज्यादा से ज्यादा सेविंग कर सकते हैं 2409, ये भी ज्यादा बता रहा है, लेकिन आप इस इमेज को जितना कम कर देंगे ना उतना अच्छा है। मैं कहता हूँ वेबसाइट में 1 MB से ज्यादा की कोई इमेज ही ना हो, तो वेबसाइट की फिर आप परफॉर्मेंस देखिए कितनी फास्ट होगी। अच्छा इसके अलावा ये बोल रहा है सर्व इमेजेस इन नेक्स्ट जनरेशन फॉर्मेट, क्या मतलब हुआ, इमेज जो है ना वो एडवांस उसमें रखो, जैसे SVG आजकल चल रही है बढ़िया, SVG का जो इमेज है ना वो बहुत फास्ट होती है SVG। फिर ये बोल रहा है रिड्यूस अनयूज्ड जावास्क्रिप्ट, क्या मतलब हुआ,
एक्स्ट्रा कोड जो है ना वो हटाओ, इतना कोड होगा जिसकी वजह से परफॉर्मेंस खराब हो रही है, लेकिन गूगल ने सब बता दिया। फिर ये बोला एलिमिनेट रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज। इसका क्या मतलब है? इसको ओपन करेंगे तो ये डीप में जाके बताया जाए। देखिए बूटस्ट्रैप min.css, बूटस्ट्रैप आपने लगाई हुई है, बूटस्ट्रैप में आपने सिर्फ बटन लगाया है, लेकिन आपने पूरी फाइल ऐड कर दी। अभी बोला इतनी सारी चीजें एक्स्ट्रा है, बिना वजह चल रही है, पीछे रन हो रही है, जिसकी वजह से परफॉर्मेंस खराब हो रही है। समझ में आ रही चीजें? तो ये भी होता है काम अलग से, और ये भी डेवलपर की ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखनी चाहिए। अच्छा, अगर facebook.com लिखते हैं, इसके अंदर फेसबुक के देखते हैं क्या है, ये सजेशन दे तो रहा है, हो सकता है कोई ऑप्टिमाइजेशन का टूल हो, ऑटोमेशन। ठीक है, मैं इसको, अच्छा ये रिएक्ट पे जो है ना ऑलरेडी कम ही होता है ये, लेकिन फिर रिएक्ट के ऊपर भी बात है, आप रिएक्ट के कोड की रेट ना लगाएं, अच्छा करके लिखें तो उसका जो टाइम है वो अच्छा ही होता है। facebook.com को करा 300%, नहीं इनका भी आता है भाई, कम ज्यादा होता रहता है, ये भी काम करते रहते हैं इस पे। ये फेसबुक तो ऐसा है, इस पे यूजर इमेजेस डालते हैं, मोबाइल पे 82 आ रहा है, डेस्कटॉप पे 100 आ रहा है। अच्छा ये बिल्कुल सही चीज है, ये गूगल बिल्कुल वैलिड बताता है, गलत नहीं होता है। मैंने इस पे काम भी किया काफी, 3 4 5 मेरे पास क्लाइंट आए, बोले यार हमारी वेबसाइट की स्लो हो रही है, गूगल पेज इनसाइट पे, पेज स्पीड इनसाइट पे 100% कर दो, $100 ले लो, 200 ले लो, अलाउ कर देते हैं, करते हो जाती है। कौन सी वाली? अच्छा ऐसी कोई, ये मैं ख्याल से सपोर्ट ही ना करें। टाइम पास करवाओ, टाइम जरा करवाओ, टाइम देख रहे हो क्या हो गया। कभी सही बताएगा, अगर बताएगा तो, क्योंकि ये पीछे कोई बंदा हुए बैठा हुआ है बता रहा है, ये ऑटोमेटिक टूल है। सही भाई, तो ये हर वेबसाइट के ना देखिए ऊपर नीचे होता रहता है, क्योंकि इस पे काम चलता है। अच्छा होता ये, अब ये रिएक्ट पे क्यों दिया हुआ है? रिएक्ट में क्यों दिया हुआ है? क्योंकि इसमें, इससे जो एनालिटिक्स आपको मिल रही है ना, वो आप गूगल एनालिटिक्स को सेंड कर सकें, या कोई भी आप ऐसी लाइब्रेरी लगा रहे हैं, या कोई भी थर्ड पार्टी कोई चीज लगा रहे हैं जो आपसे आपकी वेबसाइट की जो मैट्रिक्स है वो मांगे, तो आप रिपोर्ट वेब वाइटल से ये गेट करते हैं और वहां सेंड कर देते हैं। अच्छा console.log लगाया तो कंसोल करा रहा है, यहाँ कोई आप कॉलबैक फंक्शन लगा देंगे ना, तो ये कॉलबैक फंक्शन में लाके देगा सारी चीजें। ठीक है, तो ये काम था। अच्छा रिपोर्ट वेब वाइटल अभी नया नया आया है, तो इतना कोई यूज भी नहीं करता। अच्छा हम तो करते ही नहीं है ये, मैं अपनी बात बताऊं ना, मैं बहुत कम देखता हूँ ये चीजें। क्लाइंट होते हैं ना, कोई टेक्निकल बंदा, वो क्लाइंट खुद बोल देता है कि स्पीड अच्छी होनी चाहिए, फिर ये चीजें देखते हैं, वरना आजकल कोई भी नहीं देखता है, बस बनाता रहता है और बन जाता है। अच्छा मैं जो बनाता हूँ वो तो सही है, लेकिन थोड़ा बहुत मसला होता है तो कर देते हैं। बाकी रिएक्ट पे आप जो भी बनाते हैं ना, उसका जो परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है। क्लियर है भाई ये चीजें? जितना कोड था सारा समझ में आ गया। रिएक्ट का प्रोजेक्ट स्टार्ट करा और ये घूमता हुआ नजर आ रहा है। अभी गर्मी हो रही है, थोड़ा सा पंखा तेज कर देते हैं, देखें अभी देखें तेज घूमेगा ये। मेरे ख्याल से ये है। बाहर आ जाएगा। चलिए जरा, ये CSS एनिमेशन है, कोई नई चीज नहीं आई रिएक्ट में, या आप लोग भी लगा सकते हैं। सही, मैंने क्या कर दिया, सारी CSS रिमूव, index.css से भी सारी चीजें रिमूव। इसमें सिर्फ ऐप की फाइल है, ऐप में आया, रिमूव रिमूव रिमूव, क्या रह गया? नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन h1 हेलो। कभी भी कोई नई चीज पढ़ते हैं तो हम क्या लिखते हैं? और ये क्या आ गया? चल गई रिएक्ट, इतनी आसान, मुझे तो पता ही नहीं था इतनी आसान हो गया। इतने छोटे से कोड में रिएक्ट चल गई यार।
देखिए ना ये कितना, ये 6 लाइनों का कोड है। डाउनलोड करना हो, क्या डाउनलोड करना है भाई इसमें, सब आसान है। ठीक है भाई, हेलो वर्ल्ड हो गया, क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब ये जो मैंने बनाया ना ये कहलाता है कंपोनेंट, यही पता चल गया। रिएक्ट में होता ये कि यार कंपोनेंट वाइज काम होता है। कंपोनेंट का फायदा क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि यार जो चीज बार बार हम यूज कर रहे हैं ना वो एक बार बना के कंपोनेंट में रख दें और उसको यूज करते हैं। अब मैं चाहता हूँ ये हेलो वर्ल्ड की जो हेडिंग है ना ये 10 बार यूज करनी है मुझे वेबसाइट में। तो मैं क्या करूंगा, एक कंपोनेंट बनाऊंगा फंक्शन, मैंने इसका नाम रख दिया माय कंपोनेंट, और इसमें मैंने रिटर्न करा h1 हेलो वर्ल्ड। अब मैं चाहता हूँ ये 10 बार यूज करूं। मैं यहाँ पे आया, मैंने एक डिव बनाया, ठीक है, मैंने इसको 10 बार कोई पेस्ट करा, 10 बार आ गया। फायदा हुआ। अगर मैं HTML में लिखता तो ये h1 का जो एलिमेंट है ना ये 10 बार दोबारा क्रिएट करना पड़ता। अभी क्या हुआ, सिर्फ एक बार क्रिएट करा और बार बार यूज कर लिया। फायदा हुआ ना भाई। अच्छा, कंपोनेंट के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि कंपोनेंट का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। स्मॉल होगा नहीं चलेगा। स्मॉल क्यों नहीं चलेगा, अगर आप इसको स्मॉल बनाएंगे, अगर आप इसको स्मॉल बनाएंगे और यहाँ पे स्मॉल लिखेंगे तो ये इसको समझेगा ये HTML का एलिमेंट है, ये कंपोनेंट नहीं है। तो आप कंपोनेंट का फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल रखेंगे, ये बात कोई ना बोले। क्लियर है ये चीज? अच्छा, इसमें एक और मैं कंपोनेंट भी बना सकता हूँ, फंक्शन, एक और फाइल हाँ बना लेंगे, सेकेंड कंपोनेंट रिटर्न सही भाई। माय कंपोनेंट आ गया, माय सेकंड कंपोनेंट आ गया। थोड़ा सा इसमें से मैं चीजें हटा रहा हूँ। माय सेकंड कंपोनेंट लिखा, हेलो सिलानी आ गया। सही है। तो इस तरह कंपोनेंट अलग अलग पीसेस बना के उन सबको आपस में मर्ज करके पूरी एक एप्लीकेशन बनाते हैं, एक पेज बनाते हैं। अच्छा, ये जो चीज हो रही है इसको हम बोलते हैं कंपोजिशन। क्या बोलते हैं? रिएक्ट कंपोजिशन। रिएक्ट कंपोजिशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे कंपोनेंट बना के सारे एक साथ मिला दिए और उससे फिर कोई पेज वगैरह बना लिया, तो ये कहलाता है रिएक्ट कंपोजिशन। क्लियर है भाई? अच्छा, 2-3 मिनट है तो क्या एक काम करते हैं। अच्छा, ये app.js की फाइल है जो कि यहाँ पे इंपोर्ट हो रही है ना, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बस पढ़ना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट करें या अभी पढ़ लें? नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, टास्क आपका जो ये है, टास्क आपका ये है कि एक काम करें, जितना भी रिएक्ट के बारे में लिखा है ना आर्टिकल, वो सारा कुछ रिएक्ट में लिख के आ जाना है। इस तरह एलिमेंट्स बने हो, कंपोनेंट बने हो, कंपोनेंट बना हो रिएक्ट वर्सेस एंगुलर, कंपोनेंट बन गया। इसके बारे में सब लिखा और इसको आपने शो करा दिया यहाँ पे app.js की फाइल में। तो जितनी भी चीजें सारी यहाँ पे लिख के आ रही है, और ये जो कोड है जो मैंने समझाया है दोबारा समझ के आ रहा है। मैं किसी पूछ लूंगा भाई ये वाली फाइल किस लिए है, वो वाली फाइल किस लिए है, तो आपको बता। Another star, you fade away.